पिछले 1 महीना हम सभी के लिए बहुत मुश्किल रहा है। बहुत गुस्सा है अंदर। There's so much going on around us, so much on social media. पूरे टाइम आप पढ़ रहे हो, पूरे टाइम आप इमोशनल रोलर कोस्टर से गुजर रहे हैं। So this is the high time and the right time to talk about this issue. तो अगर कोई बेसिक जानना चाहे मेंटल हेल्थ का, तो what is mental health? तो पहली चीज़ अगर मैं आपको पूछूं कि आप अंदर से आज कितना संतुष्ट महसूस कर रहे हैं अपने बारे में, कितना सेटिस्फाइड है अपनी लाइफ से, अपनी लाइफ के डिफरेंट एस्पेक्ट से, डिफरेंट पार्ट से। What is exactly trauma? ऐसे कहते हैं कि ट्रॉमा इज़ नॉट व्हाट हैपन्स टू यू बट व्हाट हैपन्स इनसाइड यू एज अ रिजल्ट ऑफ व्हाट हैपन्स टू यू। कि ट्रॉमा आपके साथ अगर कोई इंसिडेंट हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है या दुर्व्यवहार की कोई घटनाएं हुई हैं या एक घटना हुई है, तो उस घटना के परिणाम स्वरूप आपके अंदर जो चेंजेस आते हैं, जो इम्पैक्ट होता है आपके माइंड पे, बॉडी पे, वो ट्रॉमा है। कैसे रिकग्नाइज करने से लेके एक्नॉलेज करने से लेके हीलिंग की वो जर्नी क्या होती है? वो जो हीलिंग की जर्नी होती है, इट्स नॉट अ क्विक फिक्स, बिकॉज पीपल थिंक कि अगर अब थेरेपी शुरू हो गई है तो कब ठीक होंगे हम, लेकिन वो कोई क्विक फिक्स नहीं है। इंस्टेंस एक पेशेंट थी मेरी, आप सोचिए उनका पूरा दिन सृष्टि हर एक दिन जाता था बिकॉज शी वुड क्लीन द एंटायर हाउस इंक्लूडिंग हर चिल्ड्रंस स्कूल बैग्स, इंक्लूडिंग जो हम मेडिसिन के पत्ते रखते हैं घर पे, इंक्लूडिंग द डोर मैट्स टू द फ्लोर्स टू एवरीथिंग एवरी सिंगल डे। नाउ इमेजिन like how much distress that would bring to her or her family. बहुत लोग हैं जिनको एक्सेस नहीं है थेरेपी का, या मे बी लेट्स से अफोर्डेबिलिटी कैन समटाइम्स बी अ प्रॉब्लम। तो ऐसे लोग अपने घर में क्या स्मॉल एक्सेसिबल प्रैक्टिसेस फॉलो कर सकते हैं एज पार्ट ऑफ देयर ओन थेरेपी प्रोसेस? सो आप प्लीज़ बताइए। Or just gently you can with your belly breaths. Hello everyone, welcome back to Impact Talks. Today we are opening up a very vital conversation around mental health that is affecting all of us in one way or the other. हम आज अनफॉर्चुनेटली एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहाँ रोज़ इतना सब कुछ हमारे आसपास हो रहा है। बहुत नेचुरल है कि एट टाइम्स हम एंशियस फील करें, ओवरवेल्म्ड फील करें, एंड अ लॉट ऑफ टाइम्स हम इमोशनली ड्रेन फील कर रहे हैं। देयरफॉर वी थॉट दैट मेंटल हेल्थ अवेयरनेस पे बात होनी और सही इन्फॉर्मेशन के साथ बात होनी बहुत ज़रूरी है। इसी बात को करने के लिए आज हमें एक स्पेशल गेस्ट ने ज्वाइन किया है, जो कि हैं गार्गी कान्हरे। गार्गी इज़ अ लाइसेंस्ड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, अ ट्रॉमा इन्फॉर्म्ड थेरेपिस्ट एंड अ एक्सप्रेसिव आर्ट्स फैसिलिटेटर। ये फाउंडर हैं वी होप वेलनेस की, जो एक सेफ प्लेटफॉर्म है जहाँ पे इंडिविजुअल्स को हील किया जाता है थ्रू माइंड बॉडी अप्रोचेस। आज का हमारा ये मेंटल हेल्थ का एक स्टार्टर कॉन्वर्जेशन होगा, जो कि काफ़ी डीप होगा, पर्सनल होगा, ऑनेस्ट होगा और बहुत सिंपल होगा। आज हम पता करेंगे कि मेंटल हेल्थ से जुड़े जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ हैं वो क्या हैं। इम्पॉर्टेंट है ये भी समझना कि क्या है वो डिसऑर्डर्स जो हमें पता होने चाहिए, एंड वी विल ऑल्सो एक्सप्लोर कि थेरेपीज़ के क्या नए नए अप्रोचेस हैं जो आ चुके हैं। सो अगर आप ऐसे इंसान हैं जो अभी अपनी मेंटल हेल्थ को बेहतर समझना चाहते हैं या अपने इनर वर्ल्ड को बेहतर करना चाहते हैं और एक बेटर लाइफ एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, तो ये पॉडकास्ट आपके लिए है। सो अब हम क्विकली डाइव करते हैं इस कॉन्वर्जेशन में। थैंक यू सो मच गार्गी, हमें आज ज्वाइन करने के लिए। कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच सृष्टि फॉर हैविंग मी हियर। और बहुत अच्छा लग रहा है आपसे दोबारा एक बार मिलके। हम महिला सुरक्षा संवाद के दौरान मिले थे एंड वहाँ भी मेंटल हेल्थ के बारे में आई थिंक हमने बातचीत करी थी, बट ये बहुत अच्छा एक मौका है हमें और लोगों तक आई थिंक पहुँचने का।
हाँ जी, क्योंकि हमारा जो संवाद का पूरा कंसल्टेशन था उसमें जब मैं आपसे पहली बार मिली थी एंड आपने जब अपनी वहाँ सेशन लिया था एंड एज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो स्काई सोशल कोशिश करता है कि हम अपने जितने भी सोशल इनिशिएटिव्स हैं उसमें मेंटल हेल्थ को ज़रूर इंटीग्रेट करें एंड वी थॉट दैट यू नो दिस इज़ द हाई टाइम एंड द राइट टाइम टू टॉक अबाउट दिस इशू, स्पेशली एक्सप्लोरिंग कि हीलिंग प्रोसेस क्या है. आई थिंक मेंटल हेल्थ पे तो काफ़ी लोग बात करते हैं बट हीलिंग पे ज़्यादा बात नहीं होती है. सो टू बिगिन विद आई थिंक मैं स्टार्ट ऐसे ही करूँगी कि बिकॉज नॉट अ लॉट ऑफ पीपल नो गार्गी कि आप खुद एक ट्रॉमा सर्वाइवर रह चुके हैं. आपने एक लंबे समय तक मेंटल हेल्थ इश्यूज़ को फेस किया है एंड क्योंकि अराउंड 15 ईयर्स आप केयर गिवर रहे हैं अपनी मॉम की हेल्थ को लेके बिकॉज शी वॉज गोइंग थ्रू हर कैंसर ट्रीटमेंट. आपका नज़रिया या आपकी समझ मेंटल हेल्थ को लेके उस वक्त कैसे बनी एंड इमोशनल रेजिलियंस एंड इमोशनल वेलबीइंग मेंटल हेल्थ को आप कैसे समझते हैं? सो मैं 2-3 चीज़ों से जूझ रही थी. एक तो CPTSD या ट्रॉमा जिसका एक अलग रीज़न था विच इज़ प्रिटी पर्सनल. उसके अलावा मेरी मदर की कैंसर की जर्नी जिसमें मल्टीपल रिलैप्सेस रहे और हमने 25 साल उस जर्नी को फाइट किया एंड देन फाइनली द ग्रीफ ऑफ लूजिंग हर बिकॉज आई लॉस्ट हर इन 2020. सो बहुत आई थिंक मेरी पूरी जर्नी या लाइफ स्टोरी ही मेंटल हेल्थ के इर्द गिर्द बहुत रिवॉल्व की है ना. और आई थिंक आज अगर मैं एक थेरेपिस्ट हूँ या मैंने क्लिनिकल साइकोलॉजी चुना या ये समझने की कोशिश करी कि लोग जो करते हैं क्यों करते हैं, चीज़ें ठीक कैसे हो सकती हैं, वो शायद सब इसी वजह से है ना. तो इस जर्नी ने तो बहुत कुछ सिखाया बट मेजरली ये सिखाया कि लोगों को सुनना है ना, पूरे अटेंशन के साथ, पूरी प्रेजेंस के साथ सुनना, उन्हें समझने की कोशिश करना कि अगर कोई बहुत अलग सिचुएशन भी लेकर आपके पास आया है जो कि हमारे सोशल कल्चर में होता है कि कोई अगर आपके पास आके कहता है कि मेरे घर पे मुझे कोई तकलीफ़ है तो हमें तो ये सिखाया जाता है कि भाई हर घर मंदिर है और हर माँ बाप भगवान है. तो हम बहुत बार नकार देते हैं कि आप ऐसा कैसे कह सकते हैं. बट नहीं, समझना, एम्पैथी के साथ सुनना है ना. और इसने मुझे बहुत हद तक सिखाया साथ चलना है ना, कि जब मैं थेरेपी में जाती हूँ किसी भी पेशेंट या क्लाइंट के साथ तो एक कोलैबोरेटिव अप्रोच पे फोकस करती हूँ. तो आई एम नॉट सिटिंग एज अ एक्सपर्ट. मैं एक एक्सपर्ट चेयर में नहीं बैठती हूँ कि मुझे पता है तुम्हारी लाइफ के लिए क्या सही है, ऐसा ऐसा करो. विच इज़ समथिंग आई वुड ऑल्सो वॉन्ट टू हाईलाइट दैट थेरेपी इज़ नॉट एडवाइस, काउंसलिंग इज़ नॉट एडवाइस है ना. तो हम मिलकर आपकी लाइफ के लिए बेस्ट क्या है वो सोल्यूशन ढूंढते हैं और आपकी मेंटल हेल्थ जर्नी में साथ चलते हैं. तो वो साथ चलना सीखा और सबसे ज़्यादा सीखा आई थिंक शुक्रिया कहना या ग्रैटिट्यूड रखना, अपनी रिसोर्सेज पे ध्यान देना. तो प्रॉब्लम से ज़्यादा हम अपनी रिसोर्सेज पे ध्यान दें कि क्या है, कितना है, उसको यूज़ करके आज मैं अपने लिए बेस्ट क्या कर सकती हूँ हर स्थिति परिस्थिति. So I think there's a lot I have learned. And then of course प्रोफेशनल ट्रेनिंग आपको सिखाती ही है. और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ट्रॉमा इन्फॉर्म थेरेपिस्ट बनने के लिए ट्रॉमा से गुजरना ज़रूरी है, बट इट हैज़ जस्ट गिवन मी अ वेरी एडेड पर्सपेक्टिव कि आई हैव बिन ऑन बोथ साइड्स ऑफ द टेबल. That's quite interesting and therefore I think आपकी जर्नी ने हमें इस पूरे कॉन्वर्जेशन को एक हमें पर्सनल लेंस मिलेगा because you know it's always kind of like better to because lived experience से ऊपर कुछ नहीं है. I believe if I have been through something and if I'm contributing that now in a way that ये किसी और के साथ ना हो, you bring in a very personal lens to the things that you do. Also गार्गी because हम अभी mental health awareness month चल रहा है एंड मैं इस पे फिर से आना चाहूँगी बिकॉज देयर इज़ नॉट अ लॉट ऑफ क्लैरिटी कि मेंटल हेल्थ एक्चुअली है क्या, इमोशनल वेलबींग एक्चुअली है क्या. हर जगह एक नई डेफिनेशन मिलती है, हर पॉडकास्ट में एक नई चीज़ जानने मिलती है. तो अगर कोई बेसिक जानना चाहे मेंटल हेल्थ का तो व्हाट इज़ मेंटल हेल्थ?
ओके एंड क्या मिसकंसेप्शंस हैं अराउंड इट, बिकॉज यू नो लॉट ऑफ पीपल से दैट ये हो रहा है तो तुमको कुछ डिसऑर्डर है, या यू नो, एंड अ लॉट ऑफ टाइम्स वी डोंट इवन एक्नॉलेज इट बिकॉज हमें Yeah. पता ही नहीं है दैट वी आर गोइंग थ्रू समथिंग. तो व्हाट इज मेंटल हेल्थ? तो जैसा आपने कहा कि बहुत इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, बहुत डेफिनेशंस अवेलेबल है, बट अगर आपको, मुझे या जो हमें सुन रहे हैं, अगर हमें चेक करना है बहुत ही एक सिंपल लेवल पे कि कैसी है आज मेरी मेंटल हेल्थ, तो हम 2-3 चीज़ों से उसको माप कर सकते हैं या आंक सकते हैं, है ना. तो पहली चीज़ अगर मैं आपको पूछूं कि आप अंदर से आज कितना संतुष्ट महसूस कर रहे हैं अपने बारे में, कितना सेटिस्फाइड हैं अपनी लाइफ से, अपनी लाइफ के डिफरेंट एस्पेक्ट से, डिफरेंट पार्ट्स से, है ना. दूसरी चीज़ ये कि आप अंदर से कितना शांत महसूस करते हैं. डू यू हैव दैट इनर पीस विद इन यू, स्पेशली जब यू नो आसपास की दुनिया इतनी केओटिक है, इतने डिस्ट्रैक्शंस हैं, इतनी चीज़ें हैं, उसमें जो हम ये अप्स एंड डाउन से गुजरते हैं वो तो होना ही है. लेकिन क्या हम अंदर से फिर भी एक स्टेबिलिटी या शांति अपने अंदर ला पाते हैं, उससे बाउंस बैक कर पाते हैं, रिजिलियंस दिखाता है ना. और एक और चीज़ कि हम कितना सुरक्षित महसूस करते हैं अपनी बॉडी में, अपने आसपास, अपनी सराउंडिंग में, या वर्ल्ड एट लार्ज हम कितना सेफ फील करते हैं. सो आई थिंक अगर हम इन तीनों क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं तो सब बढ़िया है ना. और अगर नहीं, कहीं पे कुछ इशू है, तो ऑफ कोर्स हम हेल्प ले सकते हैं. एंड क्या मिसकंसेप्शंस हैं, क्या मिथ्स हैं अराउंड मेंटल हेल्थ, इफ यू कैन फोकस ऑन दैट एज वेल? आई थिंक जितनी डेफिनेशन और इन्फॉर्मेशन है उतने ही मिथ्स भी हैं. बहुत सारी चीज़ें सुनने को मिलती हैं, बट जैसे एक चीज़ जो बहुत सुनने को मिलती है इसकी, ये सब कुछ नहीं होता है, ये सब सिर्फ दिमाग में होता है ना. तो ये तो मिथ भी नहीं बोलूँगी मैं, ये बोलूँगी कि ये तो क्लियर कट डिनायल है ऑफ एनी मेंटल हेल्थ इशू. एंड उसके बाद हम क्या करते हैं ना कि ये सब कुछ नहीं है यार, चल कहीं कुछ खाने पीने चलते हैं, तेरा दिमाग डिस्ट्रैक्ट करते हैं, चल शॉपिंग करके आते हैं, या एक ट्रिप प्लान कर लेते हैं, है ना. तो हम क्या कर रहे हैं, हम डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, हम एस्केप कर रहे हैं. अब आप सोचो कि आपको एक सर्जरी की ज़रूरत है ना, पैर टूट गया आपका और आपको सर्जरी की ज़रूरत है, और मैं कहूँ कि चलो यार सृष्टि शॉपिंग करके आते हैं, अच्छा मन भटक जाएगा, अच्छा लगेगा, है ना. सो what would you feel if you came to share कि मेरा पैर टूटा है और मैं आपको बोल रही हूँ कि चलो शॉपिंग करके आते हैं. तो ऐसे हम डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं. पर हम ये फिजिकल डिसऑर्डर्स के साथ तो नहीं कर रहे हैं, तो हम ये मेंटल हेल्थ इश्यूज के साथ क्यों कर रहे हैं, है ना. ये थोड़ा सा सोचने की बात है. और एक और चीज़ जो बहुत मतलब उभर के सामने आती है कि हमारे ना कल्चर में एक बहुत आसान तरीका हर चीज़ का हमने मान लिया है कि गोली खाओ सब ठीक है, जाके बॉटल चढ़ा लो सब ठीक है. ये आपको बहुत सारे लोगों में मिलेगा, है ना. तो हमें ये समझना है कि मेडिसिन ज़रूरी है, जहाँ पे उसकी ज़रूरत है वो ज़रूरी है. पर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक हस्बैंड एंड वाइफ है, उनमें लड़ाइयाँ होती हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, मैरिज अच्छी नहीं चल रही है, एज अ रिज़ल्ट से हस्बैंड डिप्रेस्ड फील कर रहा है, वाइफ एंग्शियस फील कर रही है, उसे घबराहट होती है, अलग अलग तरह के दर्द होते हैं, तकलीफ़ें होती हैं. अब आप गए, आपने बोला कि गोली खा लेते हैं ठीक हो जाएगा. पर आप मुझे बताइए कि जब तक वो रूट कॉज ठीक नहीं होगा, उनके आपस की समझ ठीक नहीं होगी, उन्हें कम्युनिकेट करना नहीं आएगा एक दूसरे से, तो क्या सिर्फ गोली से ये ठीक होगा? नहीं. तो मेडिसिन और थेरेपी या काउंसलिंग हैंड इन हैंड जाता है. तो थेरेपी रूट कॉजेज़ को एड्रेस करती है, मेडिसिन आपको रिसेप्टिव बनाती है, सिम्टम्स मैनेज करने में हेल्प करती है. तो दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं, है ना. तो हम थेरेपी और हीलिंग की तरफ भी जाएं, सिर्फ मेडिसिन पे रिलाय ना करें. ऑल्सो क्योंकि मुझे ये लगता है, आपने जैसे मेंशन किया कि मेंटल हेल्थ की अवेयरनेस काफ़ी कम है. एवरीबडी फोकसेस मोर ऑन फिजिकल हेल्थ वर्सेस मेंटल हेल्थ, बट एवरीथिंग दैट वी गो थ्रू इन लाइफ हैज़ इम्पैक्ट ऑन आवर माइंड as it has on our body as well, and ये दोनों चीज़ें connected हैं. obviously we do understand it now. एक जो बहुत कॉमन चीज़, एक कॉमन डाउट आता है जब हम इस पे बात करते हैं कि साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट में क्या फ़र्क है, एंड हम
अगर हेल्प सीख करना चाहते हैं तो हु शुड वी रीच आउट टू फर्स्ट? राइट सो साइकाइट्रिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट दोनों का करियर पाथ या डिग्रीज आप बोल लो, ट्रेनिंग बहुत अलग होती है. साइकाइट्री का मेजर फोकस होता है फार्माकोथेरेपी या फिर मेडिसिन्स के थ्रू मेंटल हेल्थ का इलाज. और साइकोलॉजिस्ट का मेजर फोकस होता है बातचीत या डिफरेंट मेथड्स, जैसे आज हम आर्ट की बात करें तो इन डिफरेंट मेथड्स के थ्रू आपका हीलिंग करना है ना. एंड साइकोलॉजिस्ट में भी डिफरेंट ब्रांचेस हैं, राइट. सो जैसे मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ, आई एम अ लाइसेंस प्रोफेशनल. आई कैन डू डायग्नोस्टिक्स, आई कैन डू असेसमेंट्स, आई कैन डू थेरेपी. उसके अलावा देर आर काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट्स हु टेक अप नॉन क्लिनिकल इशूज़, है ना, जो डायग्नोसिस के बाहर फॉल करते हैं या थोड़े इंटेंसिटी में लोअर होते हैं, वो उनसे डील करते हैं. उसके अलावा देयर विल बी चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट जिन्होंने उसमें स्पेशलाइजेशन किया है, चिल्ड्रन के इश्यूज़, एडोलसेंट्स के इश्यूज़ में. कुछ होंगे जो स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट होंगे, यू नो. सो देर आर मैनी डिफरेंट ब्रांचेस इवन इन साइकोलॉजी. एंड साइकाइट्रिस्ट वो मेजरली फोकस करते हैं ऑन सिम्टम मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट वाया मेडिकेशन. सो कुछ केसेस में आपको दोनों की ज़रूरत होगी. कुछ केसेस में आजकल तो साइकाइट्रिस्ट भी इतने अवेयर हो गए हैं कि जहाँ पे उन्हें लगता है कि यू नो थेरेपी से हो जाएगा, दे विल एक्चुअली डायरेक्ट यू टू अ थेरेपिस्ट फर्स्ट, राइट. एंड कुछ में दोनों मिलके डिसाइड करते हैं कि मेडिसिन एंड थेरेपी हैंड इन हैंड जाए. सो इट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड क्या सिवेरिटी है सिम्टम्स का, कैसी प्रॉब्लम लेके कोई आपके पास आए. ओके, ग्रेट. ऑल्सो आई थिंक एक अच्छी चीज़ अभी ये हो रही है कि मेंटल हेल्थ मेन स्ट्रीम टॉपिक बन गया है. यू नो, एवरीबडी इज़ टॉकिंग अबाउट इट. सोशल मीडिया पे बहुत बात हो रही है, पॉप कल्चर पे भी बहुत बात हो रही है. बट इसका एक नुकसान भी है कि नाउ most of the people are casually using these terms जो clinical terms हैं, जैसे कि आज मैं बहुत depressed हूँ या you know या मे बी बाइपोलर है या OCD है. इन टर्म्स को बहुत कैजुअली यूज़ किया जा रहा है अपने एवरीडे मूड्स को डिफाइन करने के लिए. बीइंग अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, आपके हिसाब से इसका क्या असर होता है मेंटल हेल्थ अवेयरनेस पे एंड स्पेशली ऑन द पीपल हु आर एक्चुअली गोइंग थ्रू सम मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर? आई थिंक एक तरफ तो ये लगता है कि चलो मेंटल हेल्थ हैज़ कम आउट सो ब्यूटिफुली कि अब ये हर कॉन्वर्जेसन का पार्ट बन रही है, विच इज़ डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट. बट एक तरफ ये भी लगता है कि हम इसकी सही अंडरस्टैंडिंग भी रखें, है ना, ताकि जैसे आपने कहा कि हम बहुत कैजुअली कुछ टर्म्स को यूज़ कर देते हैं, जैसे डिप्रेशन हो गया, OCD हो गया. OCD तो मतलब आई थिंक हम सब ने ही सुना है कि ओ माय गॉड आई एम सो OC एंड लाइक आई हैव सीन पीपल फ्लॉन्टिंग इट आउट कि मुझे अपनी चीज़ें यू नो क्लीन पसंद है या मैं अपने बुक्स को थोड़ा भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं देख सकती हूँ, सो आई एम OC. But patients come to us, and when they come to us, you will see how much distress they are experiencing because of these conditions. तो जब एक्चुअल में एक OCD का पेशेंट आता है ना, तो वो इतनी खुशी से नहीं कह रहा होता है कि ही इज़ सो OC. It's not a trend. It's a diagnosis or it's a actual condition जिसमें इंसान परेशान हो रहा है अपने बार बार आने वाले थॉट्स को लेकर, जो रुकते ही नहीं हैं. एक चीज़ जो उसे बार बार करनी होती है, क्लेanलीनेस जो कभी राइट ही फील नहीं होती है कि करते ही जाना है, करते ही जाना है. सो फॉर इंस्टेंस एक पेशेंट थी मेरी, आप सोचिए उनका पूरा दिन, सृष्टि हर एक दिन जाता था बिकॉज शी वुड क्लीन द एंटायर हाउस इंक्लूडिंग हर चिल्ड्रंस स्कूल बैग्स, इंक्लूडिंग जो हम मेडिसिन के पत्ते रखते हैं घर पे, इंक्लूडिंग द डोर मैट्स टू द फ्लोर्स टू एवरीथिंग एवरी सिंगल डे. नाउ इमेजिन लाइक हाउ मच डिस्ट्रेस दैट वुड ब्रिंग टू हर और हर फैमिली. और फिर हम इन टर्म्स को इतना कैजुअली यूज़ करते हैं. अगेन मुझे लगता है कि हम जितना सीरियसली फ़िज़िकल हेल्थ को ले लेते हैं ना, उसकी जितनी अभी हमें ग्रेविटी या इम्पोर्टेंस समझ में आ रही है, उतना हम मेंटल हेल्थ को नहीं ले रहे हैं.
बिकॉज आपने और मैंने किसी को ये तो नहीं सुनते हुए मतलब कहते हुए देखा ना एज अ ट्रेंड कि यू नो आई एम सो कैंसरस Oh God. या आई एम Imagine. या आई ऑल्सो हैव टीबी यू नो Oh God. वाई आर वी नॉट डूइंग दैट. ये थोड़ा सोचने की बात है क्योंकि हम ग्रेविटी को समझ रहे हैं उन डिसीजेस की, वो फिजिकल हेल्थ की, फिजिकल डिसीजेस कि वो की. कितना क्रॉनिक है. यस और But वो mental कितना health- सीरियस है, हाँ. उसकी एक ग्रेविटी है ना. तो हम नहीं उसको ऐसे अपने ऊपर डाल लेते हैं. तो हम क्यों मेंटल हेल्थ के साथ ये कर रहे हैं? आई थिंक ये बहुत सोचने की बात है हम सभी के लिए कि हम इसे भी उतना ही सीरियसली लें. एंड नॉर्मल अप्स एंड डाउन्स होना या मुझे थोड़ी क्लेanलीनेस पसंद होना, दोज आर ट्रेड्स, you know. But these things have more lasting impact. These have deeper impact, and they basically impact how you function in your personal life, professional your life, relationships. in your relationships. तो जब वो चीज़ें साथ में आती है ना, तब बनता है एक डिसऑर्डर, या हम जैसे कहते हैं कि अब हमें ट्रीटमेंट की ज़रूरत है या दिस इज़ अ डायग्नोसिस. That's so interesting because I think treatment and therapy हमको help करती है to consciously observe our patterns, our behaviors. And क्योंकि अब मैं आने वाली हूँ trauma की तरफ, you know, I know it's a very heavy word again, but this also I hear Gen Z's, यार मेरी लाइफ में तो बहुत ट्रॉमा है, you know, but you do not understand what trauma is and किस तरीके से वो ट्रॉमा हर दिन आपको परेशान कर रहा है विदाउट यू इवन नोइंग इट. आई डोंट नो, मैं आपसे ट्रॉमा बेहतर समझूंगी, बट जितना मुझे समझ में आता है आप मुझे बताइएगा. एंड दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम शेयरिंग इट विथ एवरीबडी कि मुझे आप 2 गाली भी दे के चले जाओगे ना, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, टू बी वेरी ऑनेस्ट. बट अगर किसी चीज़ से मैंने डील किया है इन माई चाइल्डहुड एंड अगर कोई उस पर मुझे कुछ बोल दे और बहुत कैजुअली बोल दे या बिल्कुल बेसिक टर्म्स में बोल दे, तो वो मुझे इतना ट्रिगर करेगा कि आई माइट रिएक्ट टू इट कि मतलब सामने वाला सोचेगा इसको एकदम से क्या हो गया. दे विल डेफिनेटली नॉट अंडरस्टैंड एंड आई विल ऑल्सो नॉट अंडरस्टैंड कि वाई एम आई रिएक्टिंग टू सर्टन थिंग्स इन अ वे कि ये नॉर्मल नहीं है फॉर मी टू रिएक्ट लाइक दैट. सो एनी टाइम एंड I know how much I have been through during my childhood when it comes to my physical health. और मुझे पता है कि मैं उसके लिए कितना एफर्ट करती हूँ और मैंने कितना एफर्ट किया है और मैं आज भी कितना एफर्ट करती हूँ. बट अगर कोई चलते फिरते कैजुअली भी मुझे बोल दे कि यू नो तुम कितनी वीक हो, फॉर एग्जाम्पल, ऐसे ही इट ट्रिगर्स मी टू अनदर लेवल, you know, then I might, या तो मैं उसको सुना दूंगी या तो मैं अकेले जाके 2 आंसू बहा लूंगी, you know. But then now when I consciously think about it, I know that okay, this has got something to do with things that I've gone through in my childhood और जो मैंने शायद उस टाइम पे एड्रेस नहीं की. तो क्या ये ट्रॉमा है जो आज क्योंकि ये अनरिजॉल्व्ड है तो ये बार बार मेरे सामने आ रहा है विदाउट मी इवन नोइंग इट. सो व्हाट इज एग्जैक्टली ट्रॉमा एंड ये कैसे हमारी लाइफ के फेज में अलग अलग तरीके से आता है और इसको कैसे हम रिजॉल्व कर सकते हैं. राइट. आई थिंक आपने बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल दिया खुद के लाइफ से. ट्रॉमा को समझने के लिए ना हमें ये समझना पड़ेगा कि ट्रॉमा किसी इंसिडेंट या किसी एक्सीडेंट के बारे में नहीं है ना. सो इट इज़ नॉट जस्ट दैट, है ना. ऐसे कहते हैं कि ट्रॉमा इज़ नॉट व्हाट हैपन्स टू यू but what happens inside you as a result of what happens to you, है ना. कि ट्रॉमा आपके साथ अगर कोई इंसिडेंट हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है या दुर्व्यवहार की कोई घटनाएं हुई हैं या एक घटना हुई है, तो उस घटना के परिणाम स्वरूप आपके अंदर जो चेंजेस आते हैं, यू नो, जो इम्पैक्ट होता है आपके माइंड पे, बॉडी पे, वो ट्रॉमा है आपका, है ना. और ये इम्पैक्ट सृष्टि इतना गहरा होता है कि इसको हम एवरीडे स्ट्रेस से कंपेयर नहीं कर सकते हैं, है ना. ये इम्पैक्ट इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि इट चेंजेस हाउ यू सी योर सेल्फ, ओके. इट चेंजेस हाउ यू सी अदर्स, कि आप खुद को कैसे देख रहे हो, आप मुझे कैसे देख रहे हो और आप एट लार्ज दुनिया को कैसे देख रहे हो, है ना. एंड एवरी थिंग दैट स्लाइटली ऑफ मे फील अनसेफ और डेंजरस. ये इतना इम्पैक्ट करता है. एंड जब मैं कह रही हूँ कि ये माइंड एंड बॉडी पे इम्पैक्ट करता है, तो अब हमारे पास प्रॉपर न्यूरोसाइंस बेस्ड रिसर्चेस हैं जो कहते हैं कि ट्रॉमा रीवायर्स योर ब्रेन.
ये इतना इम्पैक्टफुल इंसिडेंट या सीरीज ऑफ इंसिडेंट्स हैं कि आपकी ब्रेन ही रीवायर हो रहा है किसी तरह से। सो देन वो जो रिस्पॉन्सेज आते हैं या आप जो बोल रहे हो जो ट्रिगर्स की वजह से आते हैं, दोज आर बिकॉज द इम्पैक्ट इज सो स्ट्रॉन्ग, है ना। एवरीडे अप्स एंड डाउन से तो मेरी या आपकी सेल्फ कॉन्सेप्ट नहीं बदल जाती। हम 2 दिन रोएंगे या दुखी होंगे, लेकिन फिर वी विल बाउंस बैक टू आवर रियलिटी। But trauma is literally changing how I perceive myself, what my identity is, how I interact with others. You know? So it's a very deeper thing, right? And जैसा आपने बोला कि आपके साथ कुछ series of incidents हुए जिसके वजह से ये चीज़ कुछ अंदर इतनी shift हो गई है कि अभी कोई भी चीज़ उसको आके trigger करती है तो there is a reaction, है ना। So इससे हमें एक और चीज़ समझ में आती है कि incident तो over हो गया, चाइल्डहुड में हो गया, बट द बॉडी रिमेंबर्स, राइट, द माइंड रिमेंबर्स द सेम रिएक्शंस। सो मैं यूजुअली पेशेंट्स को समझाती हूँ कि जब हम ऐसे मोमेंट्स में होते हैं ना, तो ये अडल्ट सृष्टि सामने नहीं आ रही है, उन मोमेंट्स में ना वो जो बच्ची सृष्टि है वो आगे आ जाती है ना। वो अपनी इनसिक्योरिटीज़ को बाहर लाती है, या उसका जो डर होगा उस वक्त या जो भी उसने फील किया वो चीज़ें सामने आ जाती है और वहाँ से आते हैं वो रिएक्शंस। इसीलिए जब हम ट्रॉमा इन्फॉर्म थेरेपी में जाते हैं तो हम इनर चाइल्ड हीलिंग करते हैं, है ना, कि आपके अंदर आप हमेशा अपने साथ एक अपने छोटे वर्जन को भी कैरी करते हो जिसने बहुत कुछ देखा है। बिकॉज एज चिल्ड्रन वी आर लाइक स्पंजेस, है ना। हम उतना बोल नहीं सकते हैं, वो कैब नहीं होती है, उतना तर्क वितर्क नहीं कर सकते हैं, बट वी फील एवरीथिंग, है ना। फ्रॉम इन्फेंसी, फ्रॉम व्हेन वी आर इन द वूम, वी फील एनर्जीज, वी फील एवरीथिंग। तो अगर किसी को बुरा फील कराया गया किसी वे में तो वो ट्रांसलेट होगा आगे जाके, है ना। तो दैट्स हाउ डीपली ट्रॉमा इम्पैक्ट्स अस, यू नो। और ये एक इंसिडेंट या एक्सीडेंट की वजह से भी हो सकता है, जैसे कोई नेचुरल डिज़ास्टर हुआ कहीं पे, बहुत ग्रेव कोई एक्सीडेंट हुआ हो किसी का, उसकी वजह से भी हम ट्रॉमा एक्सपीरियंस कर सकते हैं, जिसको हम PTSD कहते हैं, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। और फिर एक होता है CPTSD या कॉम्प्लेक्स ट्रॉमा, कॉम्प्लेक्स पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, जो कि लॉन्ग टर्म एक्सपोजर से होता है। जैसे कि अगर कोई किसी डिसफंक्शनल फैमिली में पला बड़ा है जहाँ बहुत लड़ाइयाँ होती थी, या पेरेंट अल्कोहलिक है, तो उसके मतलब रिज़ल्ट में जो ट्रॉमा वो एक्सपीरियंस करते हैं दैट इज़ कॉल्ड कॉम्प्लेक्स CPTSD। या किसी क्रॉनिक इलनेस से कोई गुजरा हो तो देन इट बिकम्स कॉम्प्लेक्स ट्रॉमा। सो ऐसे अलग अलग वजह इसकी हो सकती हैं, बट ओवरऑल जो एक इम्पैक्ट आता है उसमें बहुत सारे पैटर्न्स हमें देखने को मिलते हैं। Yeah, that's quite interesting because इन सब से मैं ये भी समझ पा रही हूँ कि क्यों कुछ लोगों को तेज़ आवाज़ से दिक्कत होती है, यू नो, देयर लाइक आप कुछ भी बोलो बट तेज़ Yeah. आवाज़ में मत बोलो, वो आपको परेशान कर रही है, ट्रिगर कर रही है, या वाई यू नो सम ऑफ द पीपल आर वेरी इनसिक्योर इन रिलेशनशिप्स। यही सारे ट्रेट्स तो टॉक्सिसिटी की तरफ आपको लेके जाते हैं, देन वी से कि यार वो सामने वाला पर्सन टॉक्सिक है, मे बी दैट पर्सन इज अनहील्ड, यू नो, उसने कभी बैठ के सोचा ही नहीं कि यू नो मे बी दिस इज कमिंग फ्रॉम समवेयर जहाँ पे मैंने कोई चीज़ एक्सपीरियंस की बट उसको कभी एक्नॉलेज नहीं किया, उस पर कभी काम नहीं किया। एंड आई थिंक जितना मैं समझ पा रही हूँ दैट यू नो लॉट ऑफ दीज थिंग्स आर एक्चुअली पुशिंग अस टूवर्ड्स थिंकिंग कॉन्शियसली अबाउट क्या हुआ था उस टाइम पे, एंड यू नो उस टाइम पे उसका जवाब नहीं मिला, ना खुद से ना बाहर की दुनिया से, और तब आपको पता नहीं होता एक दुनिया अंदर भी चल रही है जो भर रही है इसको। बट नाउ व्हेन यू सिट कॉन्शियसली तो मे बी अब क्योंकि मुझे पता है कि ये चीज़ वहाँ से लिंक्ड है, तो अब अगर मुझे कोई कुछ बोलता है तो देन आई टेक इट लाइक यू नो बहुत शांति से, एंड देन आई माइट फील दैट ओके सृष्टि, लेट्स दिस इज नॉट समथिंग दैट इज for the child that was there, but maybe that person is randomly thinking something and just saying something about it. So this gives us a lot of clarity and therefore therapy helps. क्या मैं सही बोल रही हूँ? बिल्कुल। और आप जैसे कह रहे हो कि मैं कहती हूँ ओके सृष्टि, तो ये आप अपने अंदर की बचपन वाली सृष्टि को समझा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, और मैं रिएक्शन देने से अपने आप को बचा रही हूँ, which is you know obviously exhausting मेरे लिए भी और सामने वाले के लिए भी, that you know what happened and you can't expect the world to be sensitive.
आई हैव अंडरस्टूड दिस, मतलब Yeah. मैं कितनी ही सेंसिटिव हूँ, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकती कि सामने वाला भी Yes. सेंसिटिव हो. Yes. You know, especially when you are treating somebody or you are working with somebody, you can't expect Yeah. people to, मतलब लोग आजकल सोच के तो कुछ बोलते ही नहीं है ना, बस बोल देते हैं. Yeah. So this can probably help them in, you know, Yeah. figuring Yeah. things out. So that is very, very helpful. Thank you so much for making me like go through my own journey and understanding it. Also because आपने बोला था गार्गी कि क्योंकि हम एक ऐसे कल्चर में रहते हैं जहाँ के मेंटल हेल्थ को बहुत मिनिमाइज किया जाता है, इग्नोर करो, ध्यान मत दो, पागल हो गई हो क्या, थेरेपी कौन लेता है, इसके लिए Yeah. डॉक्टर बाप रे लोग क्या बोलेंगे. Yeah. All of this happens, and it's a very difficult journey because लोग recognize ही नहीं कर पाते उस चीज़ को a lot of times. So can you, आपके पर्सपेक्टिव से आप मुझे उस जर्नी पे लेके जा सकते हो कि कैसे recognize करने से लेके acknowledge करने से लेके healing की वो जर्नी क्या होती है. Yeah. Maybe you can give us probably a case study where you can tell us that यहाँ acknowledge हुआ था और इस तरीके से heal किया उसको. Right. अगर आप कोई incident हमें या कोई example दे सकें. Yeah. I think जर्नी यूजुअली शुरू होती है एक अवेयरनेस से, है ना, खुद को सुनने से, है ना, जिसमें कि हम आते हैं टू अ स्टेज कॉल्ड एक्सेप्टेंस. अब मैं हमेशा समझाती हूँ कि एक्सेप्टेंस का मतलब ये नहीं होता है कि जो गलत है उसको हम सही बोल रहे हैं. एक्सेप्टेंस का मतलब ये होता है कि जो चीज़ जैसी है मैं उसको सिर्फ वैसा देख पा रही हूँ, है ना, तो अपने सच से सामना कर पा रही हूँ. तो वो अवेयरनेस जब आती है तो बहुत सारे इमोशंस भी आते हैं, और इमोशंस तो हमें मतलब समहाउ सिखाया गया है कि इग्नोर कर दो, सप्रेस कर दो, यू नो, हमेशा मुस्कुराते रहो, राइट. बट मैं हमेशा बोलती हूँ कि जब भी आप किसी इमोशन को अंदर गाड़ रहे हैं ना, तो याद रखिए कि आप उसे ज़िंदा दफना रहे हैं, है ना, या उसे ज़िंदा गाड़ रहे हैं. और जब हम किसी को ज़िंदा गाड़ेंगे तो वो कहीं ना कहीं से आके तो दस्तक देगा, बिल्कुल, है ना, और हमें परेशान करेगा. सो इससे वो चीज़ें उभर के आती हैं, है ना. तो ऐसे बहुत सारी जर्नीज़ हैं जो शुरू ही होते हैं कि अवेयरनेस ही नहीं है. ऑल्सो बिकॉज जैसे हम अपने सोशल कल्चरल थ्रेड की बात कर रहे हैं कि यू नो हमारे यहाँ पे इतना नॉर्मलाइज है अब्यूज़ इन सो मेनी वेज कि उसे रिकग्नाइज करना कि मेरे साथ कुछ गलत हुआ है. तो ऐसे कितने मेरे पेशेंट्स के साथ होता है कि जब वो आते हैं ना तो वो कहते हैं कि यू नो पापा ऐसा करते थे, वो दुनिया के लिए तो बहुत अच्छे हैं बट घर में हमारी लाइफ बहुत ख़राब करके रखते थे, घर का माहौल हमें पूरे टाइम उनके इर्द गिर्द उनके मूड के हिसाब से चलना पड़ता था. पर फिर वो कहेंगे पर पता है उन्होंने मेरे लिए किया भी बहुत है, पर पता है आई लव माई फादर. And I'm like, I'm not doubting that. I'm sure you love him. But for one moment, let's just validate your pain. है ना, आपके दर्द को या आपकी प्रॉब्लम को ही सिर्फ देखते हैं विदाउट द नीड टू शुगर कोट, विदाउट द नीड टू जस्टिफाई, है ना, कि पर वो तो ऐसा भी करते, पर वो तो मुझे प्यार भी करते हैं, है ना. तो उस अवेयरनेस से कहीं ना कहीं हम शुरुआत करते हैं. और फिर जो ये जर्नी है ना, ये कभी भी ऐसे सीधे नहीं चलती है, इसमें भी बहुत अप्स एंड डाउन्स आते हैं, इट्स नेवर लीनियर. ठीक है, तो हो सकता है आप 4 स्टेप आगे गए हो, फिर कुछ होगा, थोड़ी सी घबराहट होगी, आप 2 स्टेप पीछे आओगे, फिर आप 6 स्टेप आगे जाओगे, 1 स्टेप पीछे आओगे. बट देन हैविंग अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल विथ यू इन दैट जर्नी हेल्प्स, बिकॉज इट्स लाइक हम हैं आपके साथ चलने के लिए, या क्या हुआ वो हम डिस्कस कर सकते हैं, है ना. तो वो कभी भी लीनियर नहीं होती है, उसमें अप्स एंड डाउन्स आते हैं. तो पेशेंट्स के लाइफ में भी गुड फेजेस आते हैं, बैड फेजेस आते हैं, वो तो चलते ही रहेगा. बट उसके साथ हम कैसे अपने आप को संभालना सीखते हैं, दैट हैपन्स इन हीलिंग. कि कैसे हम हर इमोशन के लिए जगह बनाना सीखते हैं. क्योंकि जब कोई इस जर्नी में शुरू होता है ना, मोस्टली यही होता है कि अभी तो मुझे सिर्फ हैप्पी ही फील होना चाहिए, है ना, अब मैं क्यों सैड हूँ, अब तो मैं थेरेपी में हूँ. तो हम कहते ही नहीं है कि हीलिंग का मतलब है हैप्पीनेस, क्योंकि सिर्फ हैप्पी फील करना भी कुछ हद तक एबनॉर्मल है, जो आपने कहा भी टॉक्सिक पॉजिटिविटी की हम बात करते हैं, है ना. तो हर इमोशन के लिए अगर मैं अपने लाइफ में जगह बना सकती हूँ और उसके बाद भी मेरा कोर या मेरा
जो एक मेंटल हेल्थ है वो स्टेबल रहता है, देन दैट इज लिविंग अ फुल लाइफ और कमिंग टुवर्ड्स हीलिंग, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको ले जाती हैं हीलिंग तक, है ना। तो वो लीनियर नहीं है, उसमें टॉक्सिक पॉजिटिविटी नहीं है, उसमें हम एक विंडो बनाते हैं टू वेलकम ऑल इमोशंस एंड टू सिट विद द डिस्कम्फर्ट और सिट विद द पेन। तो कितनी जर्नीज होती है जिसमें सिर्फ पेन के साथ बैठने से, उसको प्रोसेस करने से, कि यू नो चलो माइंड और बॉडी से इसको प्रोसेस करते हैं रादर देन उससे डर जाना या उसको कभी एक्सपीरियंस ही नहीं करना, चलो आके उसको बैठाते हैं लाइक अ फ्रेंड, कि हर इमोशन कुछ बोलने आ रहा है, ठीक है। तो अगर एंजाइटी है तो वो बोलने आ रहा है कि तुम सेफ नहीं फील कर रहे हो, है ना, तो इसलिए तुम्हें डर लगता है, तो बुलाते बैठाते, अच्छा क्या सेफ नहीं लग रहा बताओ तो। सो वी लर्न टू एम्ब्रेस इमोशंस अलोंग दैट जर्नी, है ना। एंड अगेन वो जो हीलिंग की जर्नी होती है, इट्स नॉट अ क्विक फिक्स। आई थिंक दैट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज पीपल थिंक कि अगर अब थेरेपी शुरू हो गई है तो कब ठीक होंगे हम, है ना। लेकिन वो कोई क्विक फिक्स नहीं है। अगर आपका 20 साल के पैटर्न्स हैं, 30 साल के पैटर्न्स हैं, तो वो कितने ऑटोमेटिक हैं, वो हो जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता, है ना। तो उन्हें धीरे धीरे वो रीवायर करना, उनमें धीरे धीरे शिफ्ट लाना, वो एक पूरी अपने आप में जर्नी है एंड इट्स अ लॉन्ग जर्नी। सो आप क्विक फिक्स सोच के थेरेपी में जाके डिसअपॉइंट ना हो। There will be a lot of ups and downs, but overall if you're moving forward then we are doing good. हाँ, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि अब आई थिंक मेरा ये भी सवाल है कि बहुत लोग ये भी जानना चाहेंगे कि व्हेन इज़ द राइट टाइम टू स्टार्ट थेरेपी, यू नो, फॉर एग्जांपल maybe I'm having anxiety attacks or panic attacks and you know I feel कि ठीक है अभी तो शुरुआत ही हुई है ना, ये तो Yeah. हो जाएगा, या let me give it some time, Yeah. या मैं अगर फर्स्ट पैटर्न देख लूँ तो आई शुड इमीडिएटली सीक हेल्प। Yeah. तो ये बहुत डाउट रहता है, एंड डिप्रेशन को लेके भी बहुत डाउट्स Yeah. रहते हैं कि एक दो दिन सैड फील करना इज नॉट डिप्रेशन। व्हेन शुड वंस एक्चुअली स्टार्ट टू सीक हेल्प, Yeah. ये कैसे आइडेंटिफाई हो? Yeah. अभी जैसे कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे आपने कहा कि वो बहुत टाइम से चल रही हैं, कुछ चीज़ें हैं जो अभी अभी शुरू हुई हैं, पर जिस मोमेंट आपको लगता है कि यू नो मेरा अकेले का पर्सपेक्टिव अभी इसमें काम नहीं आ रहा है, या मैं इसको अभी अकेले हैंडल नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि बहुत बार क्या होता है ना, हमारे मन में जब हम चीज़ें सोचते जाते हैं तो हम बहुत सारा उसमें खो जाते हैं, है ना। फिर जब हम उसमें पूरी तरह से खो जाते हैं तो हम डिस्कनेक्ट हो जाते हैं एक तरह से अपने आसपास की रियलिटी से भी और अपने आप से भी, है ना। जैसे आपने बोला कि हमारी दो दुनिया चलती है हमेशा, एक बाहर और एक मन के अंदर। तो अगर आप उसमें एक डिस्कनेक्शन फील कर रहे हैं, अगर आप अपने रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम्स फील कर रहे हैं, अगर आप बहुत सिंपल सी चीज़ कि नो बोलने में मुझे डिफ़िकल्टी होती है, और ये चीज़ मैं कहीं ना कहीं से देख रही हूँ कि मेरी पूरी लाइफ में यू नो लोग मेरी सारी बाउंड्रीज क्रॉस कर देते हैं, मैं नो नहीं बोल पाती हूँ। सिंपल सी चीज़ है, बट बहुत लोगों को इसमें दिक्कत होती है। इसके लिए भी लोग थेरेपी में आते हैं, उसके लिए असर्टिवनेस ट्रेनिंग होती है। सो देयर इज़ नो वन एल्स कैन टेल यू व्हाट्स योर राइट टाइम, बट या समटाइम्स फ्रेंड्स डू नज कि यार समथिंग लुक्स ऑफ, तो देखना, किसी से बात करना, वैसे, है ना। लेकिन वो कहीं ना कहीं आपको ही खुद से यू नो जो हमने बात करी अवेयरनेस लानी पड़ेगी और मानना पड़ेगा कि अब ये खुद से हैंडल नहीं हो रहा है। इट्स बेटर कि मैं बोलूँ, हेल्प मांगूँ और फिर उसमें अपना समय दूँ, एनर्जी दूँ, है ना। तो वो मोस्टली तो क्या होता है ना, कोई कितना भी नच कर ले, वो आखिरी आवाज़ तो अंदर से ही आती है कि भाई अब ये नहीं हो पा रहा है। So let's not like wait for things to go at an extreme level. उसके ही पहले you should acknowledge, identify and then reach out for help. कि वो प्रेशर कुकर फटने का वेट नहीं करना है हमें, है ना। अगर बहुत देर तक गैस पे प्रेशर कुकर है तो कभी ना कभी तो ब्लास्ट होगा, तो उसको टाइमली गैस ऑफ करना, उसको हटाना और फिर ठंडा करके खोलना ज़रूरी होता है ना। तो थोड़ा पहले हम
शुरुआत करें तो इट्स मच बेटर, क्योंकि फिर हीलिंग भी काफ़ी अच्छी होती है। हम्म, क्योंकि अगर मैं अपने बारे में आपको बताऊं तो मेडिटेशन ने मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प Yeah. किया इन कामिंग माई सेल्फ डाउन। आई डिड विपश्यना फॉर 10 days। Oh, wow. मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं 10 दिन बिना फ़ोन के, बिना किसी से बात किए एक जगह पे रह सकती हूँ। एंड यू वोंट बिलीव, मैंने अपने आप को सरेंडर किया इस प्रोसेस में, बिकॉज आई न्यू दैट अगर मैं अपना 10 दिन दे रही हूँ कहीं, Yeah. तो लेट मी मेक श्योर दैट आई गिव माई 100%। Yes. एंड द मोर यू गिव योर 100%, इट्स लाइक आप उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस करोगे। एंड बिकॉज आपने बोला कि हीलिंग इज़ नॉट ऑलवेज लाइक अ वेरी हैप्पी जर्नी, यू ऑब्वियसली पहले आप प्रॉब्लम्स देखोगे, आप पहले Yes. पूरा टूटोगे, बिखरोगे, Yes. आपके सारे इमोशंस पहले सामने आएंगे, देन एक ईज आती है। Yes. एंड दैट इज समथिंग आई एक्सपीरियंस्ड थ्रू विपश्यना। एंड उसके बाद मुझे ये समझ में आया। तो इज इट लाइक कि थेरेपी, meditation, and then I've heard there's chakra healing, there is water healing, there is fire healing, because these are all like 5 elements. How is all of this different? ये अगर मान लो मैं meditation कर रही हूँ, so is it like can I do both the things together, or maybe should I prefer doing one first and then experience it and then shift to, ये एक मेरा सबसे वो क्वेश्चन है कि ये क्या करना चाहिए ऐसे में। आई थिंक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और विपस्सना के बारे में तो आई थिंक मैं अभी भी नहीं सोच पाती हूँ। आपने कम से कम सोचा और किया, सो नहीं, वो ऑप्शन नहीं है, वो बाहर एक बार ताला लग जाता है तो आप भाग नहीं सकते। अच्छा, दैट आई डिड या नॉट। अनलेस लाइक देयर इज a big Medical problem emergency, कि आप अब बैठ ही नहीं सकते हो यहाँ पे, एंड देन यू कांट टॉक टू पीपल। आप अपनी आंखें भी उठा के देख नहीं सकते हो किसी को। एंड आई रिमेम्बर जितने इमोशंस आपने सप्रेस किए हैं लाइफ में, वो सब सामने आते हैं। एंड इमेजिन यू डीलिंग विद देम अलोन फॉर दोस 4-5 days, राइट। so yeah, but it actually helps eventually last में। हाँ। Definitely, I think it's a very unique experience. Okay, so बिल्कुल there are so many forms of healing available. मुझे तो हर healing के बारे में एक चीज़ common लगती है कि it's an exchange of energy in some way. So जैसे हम time management की बात करते हैं, वैसे हम energy management की भी बात करते हैं, है ना? कि आपने कहा कि मैंने कुछ invest किया, है ना? तो फिर मैंने उससे कुछ gain किया. So this is you managing or channeling your energy towards meditation. ऐसे ही किसी को कुछ और सूट करेगा, किसी को कुछ और सूट करेगा. So there is no one size fits all in therapy or in any healing modality, है ना? कितने तरह के वर्क, अभी ब्रेथ वर्क बहुत चल रहा है, ब्रेथ वर्क हीलिंग, इनर चाइल्ड हीलिंग बहुत हो रहा है, आप वाटर हीलिंग की जैसे आपने बात करी, है ना? एंड उसमें ना यही है कि आपके लिए जो राइट फिट है, आप उन कॉम्बिनेशंस को एक्सप्लोर करें. Again, in meditation, although it's a really beautiful process, but I would also want to point out a very like important contraindication of meditation. कि जब कोई बहुत ज़्यादा anxious है या अपने थॉट्स में बहुत ज़्यादा अंदर ही गया हुआ है ना, कि अपने अंतर्मन में बहुत ज़्यादा खोया हुआ है डेप्थ्स में, और अगर मैं उसे बोलूँ कि मेडिटेट करके और अंदर ही जाते जाओ, so that might actually elevate the symptoms rather than providing an outlet to the expression of that person. और maybe आप बैठ ही नहीं पाएंगे मेडिटेशन करने के लिए, राइट? राइट, आप एंशियस हैं, आप नहीं बैठ पा रहे एक जगह पे। बिल्कुल. तो हम अगर पहले ही इतने अंदर गए हुए हैं अपने मन में, तो और अंदर जाना may not be the right thing, है ना? और फिर मेडिटेशन भी सिर्फ एक तरह का नहीं होता है ना? Sitting meditation is one type of meditation, but there are so many other types. There's walking meditation. You can meditate while eating, you know, जिसको हम mindfulness कहते हैं, ठीक है? कि to be present in any moment with complete awareness and no judgment. That's also meditation, है ना? तो मैं हमेशा कहती हूँ कि ध्यान, ऐसे ध्यान लगा के बैठना ही ध्यान नहीं है, है ना? किसी भी काम को अगर मैं पूरे ध्यान से करूं तो वो ध्यान है. कि अभी अगर हम बात कर रहे हैं तो हमारी कंप्लीट अवेयरनेस इस मोमेंट में अगर है तो वो भी एक मेडिटेशन है, एक फ्लो है ना? अगर मैं मूवमेंट कर रही हूँ, आर्ट कर रही हूँ, मेरा पूरा ध्यान है, दैट कैन ऑल्सो बिकम मेडिटेटिव. आपने सुना होगा कितने राइटर्स को, म्यूजिशियंस को कहते हुए ना कि इट्स अ वेरी मेडिटेटिव प्रोसेस फॉर देम, राइट? तो वो तो सिर्फ बैठ के ध्यान नहीं कर रहे. So there are different
टाइप्स ऑफ थिंग्स, कोई सोच के ठीक होता है, कोई मूवमेंट करके ठीक होता है। तो आपके इमोशंस को जो रास्ता चाहिए बाहर आने के लिए ताकि आप उन्हें प्रोसेस कर सकें, वो आपके लिए राइट कॉम्बिनेशन है। हाँ, ये बहुत अच्छी चीज़ आपने हाईलाइट की बिकॉज दिस एक्चुअली हैपन्स एंड Yeah. मे बी समटाइम्स मेडिटेशन, सिटिंग मेडिटेशन माइट नॉट वर्क in a particular situation, but जैसे because I have started working out and I see that जब आप body को move कर रहे हैं हाँ. then there is a lot of stress and a lot of anxiety, negativity that gets released. Yes. So is that also something that you're trying to say कि physical movement can also help you Yeah. consciously see that Yeah. how emotions को अपने आप वो release करने में help करता है. हाँ. So that's also something Yeah. which actually helps people a lot. बिल्कुल. क्योंकि अब मैं आपसे बेसिकली जानना चाहूँगी कि थेरेपीज भी बहुत तरह की होती हैं. एक जो कॉमनली नोन एंड एक्सेप्टेड फॉर्म ऑफ थेरेपी है टॉक थेरेपी. क्योंकि मैंने इंट्रोडक्शन में भी कहा था कि दैट यू आर एन एक्सप्रेसिव आर्ट थेरेपिस्ट. तो ये फॉर्म ऑफ थेरेपी कैसे डिफरेंट है फ्रॉम लाइक नॉर्मल टॉक थेरेपी? या राइट. सो नॉर्मल टॉक थेरेपी में हम शायद बैठ के ऐसे ही बात कर रहे होंगे. आप कभी कुछ पेपर पेन पे करेंगे, थोड़ा एनालाइज अपने थॉट्स को कि ये हुआ था, फिर मैंने ये सोचा था, फिर मैंने ये किया. तो दैट्स द जनरल फ्लो ऑफ टॉक थेरेपी. एंड मैं आपको कुछ मेथड सिखाऊंगी, आप उन्हें जाके प्रैक्टिस करेंगे. इन एक्सप्रेसिव आर्ट्स थेरेपी, जो कि एक प्रॉपर वैलिडेटेड ट्रीटमेंट है अब, है ना, तो इन एक्सप्रेसिव आर्ट्स थेरेपी हम डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ आर्ट को यूज़ करते हैं टू ब्रिंग अबाउट हीलिंग, है ना. तो अलग अलग मोडालिटीज़ को यूज़ किया जाता है, विजुअल आर्ट्स बीइंग वन, जैसे कि ड्राइंग, पेंटिंग एट्सेट्रा. Then you have say sand tray therapy which works wonderfully with children, जिसमें रेत के साथ और फिगरीन्स के साथ काम होता है. Then there is music, there is dance movement therapy which again is a proper treatment modality. तो ये अलग अलग modalities को लेके हम यूज़ करते हैं. आप मेरे स्पेस में जब आप अगर थेरेपी स्पेस कभी विज़िट करेंगे तो यू विल फाइंड पपेट्स रखे हैं, आर्ट एक स्केच बुक रखी है, कलर्स हैं, अलग अलग टेक्सचर के कलर्स हैं. तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंट वेज इन विच वी ब्रिंग अबाउट हीलिंग, है ना. और वन थिंग दैट आई वुड डेफिनेटली वांट टू क्लैरिफाई, क्योंकि आजकल कलरिंग बुक्स का बहुत ट्रेंड है. इट इज़ थेरेप्यूटिक and meditative in nature, but that's not the only thing about art therapy. It's a much bigger scope and there's a much bigger umbrella to it, है ना. तो वो एक प्रॉपर ट्रीटमेंट मोडालिटी है. ऑल्सो इसमें हम बेसिकली जो चीज़ें हम कह नहीं सकते, कितनी चीज़ें हैं कि जो हम कह नहीं सकते, है ना, उनको हम इन वेज में बाहर लेकर आते हैं. ठीक है. तो आर्ट एक बहुत ही सेफ स्पेस देता है हमें, है ना, कि मैं बोल तो नहीं सकती हूँ एग्जैक्टली जो है, काफ़ी बार तो शायद लिख भी नहीं सकती हूँ क्योंकि किसी ने पढ़ लिया तो कुछ हो गया तो, लेकिन आर्ट के थ्रू मैं बहुत कुछ कलर्स में ढोल सकती हूँ, है ना. हर इमोशन को, हर चीज़ को हम एक अलग तरह से ट्रांसलेट कर सकते हैं. ठीक है. तो दैट गिव्स अ वेरी गुड सेफ मीडियम फॉर थिंग्स टू कम आउट, है ना, जहाँ पे आपको कोई जज नहीं कर रहा है बैठ के कि आपने ये कैसे बनाया है या आप कैसा मूवमेंट कर रहे हो. सो दैट इज़ अबाउट आर्ट थेरेपी एज सच. कोई एक एग्जांपल आप दे सकते हैं? जैसे मैंने बहुत सारा काम किया है विद पेन. ठीक है. Okay. क्योंकि पेन के बारे में अगर आप एक्चुअल में रिसर्चेस पढ़ेंगे ना, तो एक बहुत इंटरेस्टिंग फाइंडिंग है कि बहुत सारे लोग जिन्हें एक्चुअल फिज़िकल डिफॉर्मिटी है, से स्पाइन में या किसी भी बोन में, वो बहुत बार पेन फील नहीं करते हैं. लेकिन बहुत सारे लोग जिन्हें फिज़िकली कोई भी इशू नहीं है, बायोलॉजिकली देयर बॉडी इज़ फाइन, they are experiencing a lot of pain. Then where is that pain coming from? है ना, जिसको कि हम अपने जार्गन लैंग्वेज में साइकोसोमैटिक सिम्टम्स कहते हैं, कि जहाँ पे माइंड लीड्स टू फिजिकल सिम्टम्स. सो आर्ट में आई लाइक एक्सटेंसिवली वर्कड अ लॉट विद पेन, कि पेन को कैसे पेपर पे ट्रांसफॉर्म करूँ मैं,
है ना। और उसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट ये होता है कि जब मैं अपने मन में सोच रही हूँ, सो थिंग्स आर गोइंग वेरी हैप्पीजार्डली, बहुत सारे कनेक्शंस और जुड़ते जाते हैं, एंड इट्स वेरी लाइक टायरिंग एंड ड्रेनिंग ऑल्सो। बट जब मैं उसको एक पेपर से खुद को कनेक्ट कर रही हूँ, है ना, कि मैं कलर्स लेके बस अगर स्क्रिबल भी कर रही हूँ, है ना, तो आई एम एक्चुअली क्रिएटिंग अ माइंड बॉडी कनेक्शन इन अ वे। मैं उसको चैनलाइज कर रही हूँ किसी वे में। एंड फिर ये भी होता है कि मैं अपने थॉट्स के साथ तो एक्चुअल में डील नहीं कर सकती, एक्चुअल में माने टेंजिबल वे में, है ना, कि मैं उन्हें देख नहीं पा रही हूँ, छू नहीं सकती हूँ। बट ये जो पेपर है ना, इसको मैं छू सकती हूँ, है ना। आज मुझे चाहिए तो इसको मैं पूरा मतलब एक कलर से पूरा स्मज कर सकती हूँ। मुझे अच्छा नहीं लगा तो उसको फाड़ के भी फेंक सकती हूँ। लगे तो मैं उसको स्टोर करके कल आके उसमें चीज़ें ऐड भी कर सकती हूँ, कुछ अलग रंग भी भर सकती हूँ। तो देन यू एक्चुअली लर्न टू deal with something in a more real tangible way than it happens only in thoughts, है ना। तो बहुत खूबसूरत चीज़ें निकल के आती हैं जब लोग अपने पेन के साथ बैठते हैं, और बहुत हीलिंग होती है इससे, क्योंकि पेन के एक्सपीरियंसेस कम होते हैं। यू आर एबल टू ट्रांसफॉर्म दैट पेन इनटू समथिंग दैट मेक्स मोर सेंस, है ना, समथिंग मोर टेंजिबल जिसके साथ आप एक्चुअल में डील कर सकते हैं। That's quite interesting to me also, because मैंने भी ये सुना था, but to now understand that this is also a form of therapy, and professionally therapists are actually doing this to heal their patients. So this is quite interesting to me. And क्योंकि अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है, क्या आर्ट थेरेपी करने के लिए आपको आर्टिस्ट होना ज़रूरी है, या फॉर एग्जांपल अब मैं बहुत अच्छी आर्टिस्ट नहीं हूँ, मैं बहुत अच्छा पेंट नहीं कर सकती, या मैं बहुत अच्छा डांस नहीं कर सकती, क्या फिर भी लोग आर्ट थेरेपी ले सकते हैं? राइट, आई थिंक ये तो मुझे सबसे ज़्यादा सुनने को मिलता है। जब भी कोई थेरेपी के लिए आता है, मैं उनको बोलती हूँ कि मैं आपको एक छोटी सी एक्टिविटी दूँ, ड्राइंग बनाने देती। हाँ, तो जैसे ही मैं कहती हूँ कि आपको ऐसे कुछ ड्रॉ करना है, दे विल बी लाइक, मैम मेरी ड्राइंग तो बहुत ख़राब है, मैं तो बचपन से ख़राब ड्राइंग करता हूँ या करती हूँ। अभी इसमें 2-3 चीज़ समझने की है। फर्स्ट, कि आर्ट के बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत लिमिटेड है। हम आर्ट को बहुत बॉक्स्ड वे में देखते हैं, है ना। हमें बचपन से आर्ट या ड्राइंग के बारे में ये बता दिया जाता है कि अगर तुम वो जो बुक में हॉर्स है उसको वैसा का वैसा कर लो, हाँ, बना सकते हो तो तुम अच्छे आर्टिस्ट हो, नहीं तो तुम्हारी ड्राइंग ख़राब है। ये हम इतना बचपन से सुन लेते हैं। हमें ये समझना पड़ेगा कि रियलिज्म या एक चीज़ को देख के वैसा का वैसा बना पाना इज़ वन एस्पेक्ट ऑफ आर्ट, या एक तरह का आर्ट है वो, है ना। तो मैं तो सबको थोड़ा कंफर्ट या ईज़ करने के लिए बोलती हूँ कि हम सब बॉर्न आर्टिस्ट्स हैं। Humans are essentially creative. That's how we have evolved, So the example that I tend to give mostly is कि जब एक इन्फेंट होता है, बच्चा है, उसको माँ एक कटोरी में मुरमुरा या कुछ देती है, चना देती है, whatever, वो क्या करता है सबसे पहले, उसको ढोलेगा, है ना, और फिर उसको ऐसे ऐसे करेगा, उसको बिखेर के एक एक खाएगा। ये क्या है? दिस इज़ एवरी चाइल्ड्स फर्स्ट आर्ट, दिस इज़ एवरी चाइल्ड्स वे ऑफ इंटरैक्टिंग विद द वर्ल्ड, लर्निंग क्रिएटिव वेज टू डील विथ डिफरेंट थिंग्स इन देयर लाइफ, खुद की बॉडी के साथ, आपके रिएक्शंस के साथ, उस खाने के साथ, वो अपना एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर रहा है, दुनिया को सीख रहा है ना। तो हम सब बॉर्न आर्टिस्ट हैं, बस हमें ऐसे वेज में बॉक्स कर दिया गया है कि दिस इज़ आर्ट, दिस इज़ नॉट आर्ट। सो यू डोंट हैव टू बी अ ग्रेट आर्टिस्ट टू कम फॉर आर्ट थेरेपी। फॉर ऑल यू नो, मैं आपको बिठा के बोलूँगी कि आपका जो हमारे दोनों हाथ होते हैं, हम एक हाथ से किसी भी एक हाथ से ज़्यादा काम करते हैं या उस पर ज़्यादा कंट्रोल फील करते हैं, राइट। सो अगर आप ये मान भी लो कि कोई आर्टिस्ट ही आ रहा है आर्ट थेरेपी के लिए और वो राइट हैंड से ड्रॉ करते हैं, पेंट करते हैं, वो हो गया उनका डोमिनेंट हैंड। अब मैं तो उनको बिठा के बोलूँगी कि जो आपका नॉन डोमिनेंट हैंड है, लेफ़्ट हैंड, उसमें पेंसिल उठाइए, या जो लेफ्टी है उसका राइट हैंड, उसमें पेंसिल उठाइए,
आँख बंद कीजिए और बस पेंसिल को पेपर पे घूमने दीजिए, ब्रीथ कीजिए। तो मैं तो चाहती ही नहीं हूँ कि आप कंट्रोल करें हाथ को, या आपके सेकंड थॉट्स आएँ, या आपको लगे कि अब इस ड्राइंग को कोई जज करने वाला है ना। हम कहते हैं आर्ट थेरेपी में कि ये जो पूरा आर्ट थेरेपी है या थेरेपी है, इट फोकसेस मोर ऑन द प्रोसेस एंड नॉट ऑन द प्रोडक्ट ना। तो वो बनाते वक्त आपके इमोशंस, थॉट्स क्या आए, मुझे उससे काम करना है। वो एंड प्रोडक्ट पे हमारा उतना इशू ही नहीं है कि वो गुड है बैड है। सो इट्स सच अ वंडरफुल सेफ स्पेस ना देन, जहाँ आप हो सकते हो। यू कैन डू एनी थिंग, यू कैन मेक अ मेस एंड ओन इट, you know, and be so happy about it that you are welcoming all parts of you without being judged in any way. So that's the kind of space that expressive arts creates. And हम बोलते हैं कि the purpose of any true art, be it visual arts, movement, dance, the purpose of any true art is to express and not to impress. है ना। और हमें बचपन से आर्ट एज अ परफॉर्मेंस सिखाया गया है, नॉट एज सेल्फ एक्सप्रेशन, Or maybe healing. healing. Yeah. So with these modalities we bring about that self expression and healing. तो हाउ कैन पीपल लाइक एवरी डे अपने रूटीन में आर्ट्स को इंक्लूड कर सकते हैं एज पार्ट ऑफ देयर सेल्फ केयर, और मे बी लेट्स से एज पार्ट ऑफ देयर हीलिंग प्रोसेस? हाउ कैन पीपल डू इट इन देयर ओन लाइक होम्स? राइट। सो जैसे कलरिंग बुक्स की तो हमने बात की ही कि बहुत लोगों को वो थेरेप्यूटिक लगता है। इट्स वेरी मेडिटेटिव इन नेचर। सो मंडाला क्रिएशन या कलरिंग बुक्स तो है ही है। उसके अलावा आप जर्नलिंग कर सकते हैं, है ना, जहाँ पे आप फ्रीली या तो लिखते हैं, या तो अब हमारे पास इतने तरीके हैं, वीडियो नोट्स, वॉइस नोट्स। आप अपने लिए रोज़ एट द एंड ऑफ द डे एक रिफ्लेक्टिव जर्नलिंग कीजिए, है ना। यू विल इन अ मंथ यू विल बी एबल टू गेज कि ओ दीज आर द थिंग्स दैट मे बी आई कीप ऑन सेइंग अगेन अगेन, या ये चीज़ें मेरे जहन में बार बार आती हैं कि दिस इज़ समथिंग आई हैव टू डील विद, राइट। तो आप वो कर सकते हैं। एक चीज़ होती है ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग, है ना, कि हर रात जब आप सोने जाते हैं उसके कुछ वक्त पहले थोड़ा सा, अभी हम एक बात करेंगे बेली ब्रीदिंग की जो मैं आपको होपफुली सिखाऊंगी, तो उसके बारे में कि हम बैठें और किन चीज़ों के लिए हम शुक्रगुजार हैं आज, छोटी से छोटी चीज़ और बड़ी से बड़ी चीज़, वो हम लिखें। दैट हेल्प्स अ लॉट फॉर इट टू ट्रांसलेट इनटू रेजिलियंस, है ना। उसके अलावा आई थिंक एक छोटा सा फ्लो है जो हम अभी मे बी साथ में कर सकते हैं, सो दैट पीपल हु आर वॉचिंग कैन एक्चुअली प्रैक्टिस इट एंड लर्न इफ़ यू आर या willing. एब्सोल्युटली, आई वाज कमिंग टू दैट बिकॉज बहुत लोग हैं जिनको एक्सेस नहीं है थेरेपी का, Yeah. या मे बी लेट्स से अफोर्डेबिलिटी कैन समटाइम्स बी अ प्रॉब्लम। तो ऐसे लोग अपने घर में क्या स्मॉल एक्सेसिबल प्रैक्टिसेस फॉलो कर सकते हैं एज पार्ट ऑफ देयर ओन थेरेपी प्रोसेस? Right. सो आप प्लीज़ बताइए, वील डू इट टुगेदर। Yes. So with your consent, है ना, हम एक छोटा सा फ्लो करेंगे अभी, and it's something that anyone sitting at home right now watching us can also do with us, है ना। सो सबसे पहली इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आप, क्योंकि मेडिटेशन में एक्सपीरियंस रखते हो तो आपने भी सीखी होगी, इज़ टू कनेक्ट विद आवर ब्रेथ, है ना। क्योंकि ब्रेथ जो होती है वो हमारा प्रेजेंट को सिम्बलाइज करती है। इट्स अ वेरी गुड टूल टू कम बैक टू द प्रेजेंट, कनेक्ट आवर माइंड एंड बॉडी, है ना। सो द फर्स्ट थिंग वी लर्न इज बेली ब्रीदिंग, है ना। नाउ बेली ब्रीदिंग हेल्प्स बिकॉज जब हम एंग्शियस होते हैं या हम किसी भी हैवी इमोशन से गुजर रहे हैं जहाँ पे हम बहुत ज़्यादा केओटिक फील कर रहे हैं, तो आप नोटिस करोगे कि हमारी ब्रेथ्स ना बहुत शॉर्ट होती है, है ना। तो लॉन्ग डीप ब्रेथ्स के लिए बेली ब्रीदिंग वर्क्स, है ना। तो फर्स्ट थिंग इज़ टू जस्ट क्विकली चेक कि हम शॉर्ट ब्रेथ्स ले रहे हैं या बेली ब्रीदिंग कर रहे हैं। सो फॉर दैट हम अपना एक हाथ अपने चेस्ट पे रखेंगे और एक हाथ अपनी बेली पे रखेंगे, है ना। अब हम नॉर्मली ब्रीथ करेंगे, है ना।
अब अगर आपने नोटिस किया तो मेरा ये हाथ ऊपर नीचे जा रहा है विथ माई ब्रेथ एंड आपका ये हाथ ऊपर नीचे जा रहा है ना, विच शोज दैट हम यहीं तक सांस ले रहे हैं, है ना। ये तब अंदर बाहर होगा, ऊपर नीचे जाएगा बेली, जब हम फुल सांस ले रहे हैं, क्योंकि जब हम फुल्ली अपने लंग्स में एयर फिल करते हैं तो देयर इज अ लाइनिंग कॉल्ड डायफ्राम जो हमारे लंग्स के नीचे होती है, वो फूलती है जिसकी वजह से बेली राइज करता है ना। सो दिस इज अ वेरी क्विक चेक कि हम कैसे ब्रीथ कर रहे हैं, है ना। सो दिस इज वन पार्ट ऑफ इट। देन जैसे ही आप एंग्शियस फील करें या बहुत क्योटिक फील करें, यू कैन एक्चुअली डू अ क्विक चेक, इंश्योर कि आपका ये हाथ ऊपर हो रहा है ना, एंड सी कि आप अंदर तक सांस ले रहे हो, आपकी बॉडी इंस्टेंटली बहुत सुकून महसूस करेगी, ठीक है। दूसरी चीज़ है, एक छोटा सा मूवमेंट हम करते हैं, उससे एक आइडिया आएगा कि हम कैसे अलग अलग इमोशंस को मूवमेंट के थ्रू भी प्रोसेस करते हैं, क्योंकि हर इमोशन के ना कुछ मूवमेंट्स होते हैं, है ना। जब हम पेन में होते हैं तो हम ऐसे खुद को एक वूम फीटल पोजीशन में लेके जाते हैं, अपने आप को ऐसे कंस्ट्रिक्ट करने लगते हैं, है ना। ऐसे ही जब हम गुस्से में होते हैं तो वो बहुत ऐसे फूट फूट के आ रहे होते हैं, फूट फूट के आ रहे होते हैं, बट इट्स लाइक इट इज़ कमिंग वर्बली आउट, एंड वो हर जगह हर माहौल में पॉसिबल ही नहीं है ना। तो देयर इज़ अ वेरी क्विक थिंग दैट यू कैन डू व्हेन इट कम्स टू एंगर, या अगर बहुत लॉन्ग टाइम से हमने रिजेंटमेंट अंदर रखा हुआ है, विच वी कैन प्रैक्टिस नाउ, है ना। सो वील स्टैंड अप, so we'll just take these pillows, any pillow that is available to you, है ना। और फिर हम क्या करते हैं, हमने अभी बेली ब्रीदिंग सीखी, तो हम बेली ब्रीदिंग को ध्यान में रखेंगे कि हम लॉन्ग ब्रेथ्स नोज से इनहेल करेंगे एंड माउथ से एक्सहेल करेंगे, ठीक है। और जब हमें गुस्सा आता है तो कैसा लगता है सृष्टि कि कुछ लो और पटक के मारो, जो सामने आ जाए, है ना, लगता है ना। हाँ। तो हम इसको किसी और को हर्ट नहीं करेंगे, खुद को हर्ट नहीं करेंगे, लेकिन हम एक लॉन्ग ब्रेथ लेंगे, अच्छे से स्टेबल वे में खड़े होके लॉन्ग ब्रेथ इनहेल करते हुए, पिलो को हम ऊपर लेके गए, नीचे अपने नीज से झुके एंड पिलो को फ्लोर पे हमने डाला, ठीक है। अब फिर से इनहेल करते हुए ऊपर गए, झुके, पिलो को फ्लोर पे डाला, है ना। नाउ व्हाट आई एम डूइंग इज कि मैं वो एंगर का मूवमेंट अपनी बॉडी के थ्रू करा रही हूँ, और इसके बाद मैं थोड़ा सा एग्जैस्परेशन भी होगा, है ना। तो वो भी एक थोड़ी सी शांति के तरफ हमें लेके जाएगा, है ना। एंड इससे ये भी हो रहा है कि मैं टेंजिबल वे में एंगर को रिलीज़ भी कर रही हूँ, ना मैं हर्ट हो रही हूँ ना कोई और हर्ट हो रहा है। एंड आप ये भी विजुअलाइज कर सकते हो कि ये जो है ये एक्चुअल में आपका एंगर है, है ना। तो जैसे एक बिग बोल्डर है या बड़ा सा पत्थर है जो आपने अपने मन में रखा हुआ है, और हर बार जब हम उसको पटकते हैं तो वो धीरे धीरे करके टूट रहा है और आप थोड़ा लाइटर फील कर रहे हो। सो दिस इज जस्ट वन टाइनी एग्जाम्पल, इट इज क्वाइट हेल्पफुल। अभी देखो ऑलरेडी हमारा आई थिंक काफ़ी ईज लग रहा है, जो कि बहुत हेल्प करता है आपको ईज़ करने में, कंफर्ट करने में। और जैसे मैंने कहा कि जब एंजाइटी होती है तो हम सेफ़ नहीं फील कर रहे होते, तो ये बहुत सेंस ऑफ सेफ्टी क्रिएट करता है, ठीक है। और ये तो हम मतलब सुने ही हैं, जादू की झप्पी, है ना। तो ये जादू की झप्पी है बट खुद के लिए, ठीक है। सो दिस इज़ लाइक अ सेल्फ हग दैट वी डू, राइट। सो फॉर दैट हम अपना एक हैंड लेंगे और उसको अपने अंडर आर्म के नीचे वील कप आवर सेल्व्स लाइक दिस, है ना, प्लेस करेंगे। और दूसरा हाथ लेंगे, उसे हम अपने आर्म के ऊपर से प्लेस करेंगे। एंड नाउ जस्ट जेंटली यू कैन विथ योर बेली ब्रेथ्स रॉक बैक एंड फोर्थ, telling yourself, you know, that you are safe, you have done a good job, you allowed yourself to experience an emotion, या आप उस इमोशन के डिस्कम्फर्ट के साथ बैठे। सो ये बहुत
एक होल्डिंग का एहसास देता है, एक बहुत सुकून क्रिएट करता है हमारे अंदर, और एक बहुत फीलिंग ऑफ सेफ्टी आती है, विच लीड्स टू calming of our system basically. नहीं, ये काफ़ी हेल्पफुल है। आप देख रहे हो मेरी आवाज़ में भी हाँ, फर्क there's आया a है। there's a tonality ही थोड़ी सी बदल गई, जबकि हमने आई थिंक 5 मिनट्स भी नहीं किया है, एंड आई कैन Yeah. सेंस द डिफरेंस. So this is quite helpful. Thank you for sharing that. Anytime. Now let's get to your initiative, your organization, We Hope Wellness. क्या inspire किया आपको ये initiative start करने के लिए, and what kind of community are you building through this initiative? थोड़ा अगर आप हमें उसके बारे में बताएं. बिल्कुल, यस. आई थिंक आपने जैसे मेरी पर्सनल जर्नी की बात की ही थी, तो अ लॉट ऑफ दैट एंड द फैक्ट जो मैंने कहा कि हमारे यहाँ पे अभी भी ट्रॉमा को या बहुत सारी समस्याओं को बहुत डिनाई किया जाता है, जिसको हम जार्गन टर्म्स में इनवैलिडेशन कहते हैं, कि यू नो तिल का ताड़ मत बनाओ, भूल जाओ, रात गई बात गई, पर वो तो तुम्हें प्यार करते हैं, और थिंग्स लाइक दैट. तो बहुत सारी बातों के लिए, स्पेशली CPTSD के लिए, या फिर स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि एडवर्स चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस से गुजरे हैं, जिन्हें हम ACEs कहते हैं. हम एक लिंक दे देंगे, मेरे पास एक चेकलिस्ट भी है, पीपल कैन कम टेक दैट चेकलिस्ट फॉर फ्री एंड सी इफ़ दे हैव अंडरगॉन एनी ऑफ दोज एक्सपीरियंसेस. तो इससे जो ट्रॉमा जनरेट होता है, जिसको बहुत हश हश कर दिया जाता है, क्योंकि स्पेस ही नहीं है वो बोलने के लिए, परिवार की बात बाहर जाके नहीं बोल सकते हैं, या हम एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में सालों सालों फंसे हुए हैं, गैस लिट हुए जा रहे हैं, अभी पता नहीं है क्या करना है. सो आई जस्ट वॉन्टेड टू क्रिएट अ वेरी सेफ स्पेस जहाँ पे आपको सुना भी जाएगा, समझा भी जाएगा, और कोई है जो आपके साथ चलने के लिए रेडी है इन दिस जर्नी ऑफ योर्स. एंड जैसे मैंने कहा था कि ये जर्नी आपकी ही रहेगी, आपके कॉन्टेक्स्ट में हम सॉल्यूशंस ढूंढ लेंगे, है ना, कि क्योंकि हमारे सोशो कल्चरल एस्पेक्ट में या थ्रेड में ये ज़रूरी नहीं है कि हर कोई कट ऑफ कर पाए लोगों को, या हर कोई वॉकआउट ही कर पाए, लेकिन हाउ कैन यू स्टार्ट एम्पावरिंग योर सेल्फ, टेकिंग बैक दैट पावर फ्रॉम योर अब्यूज़र, एंड कैसे आप अपनी हीलिंग अपनी स्पेस में, अपने कॉन्टेक्स्ट में शुरू कर सकते हो. सो दैट वॉज द होल motive, right? And plus I wanted to bring about awareness about trauma, about CPTSD, about dysfunctional families, what happens there. Those things were very important, जिसके बारे में उतनी बात नहीं होती है हमारे कॉन्टेक्स्ट में. अपार्ट फ्रॉम दैट मैं चाहती हूँ कि हमारे जो इंडियन कल्चर है उसमें रिसर्च डेटा थोड़ा बेटर हो, है ना. तो रिसर्च पे भी हम ध्यान देना शुरू कर रहे हैं धीरे धीरे. एंड वी होप तो मैंने नाम ही इसलिए चुना क्योंकि वी का मतलब है कि आप अकेले नहीं हैं, हम साथ हैं, है ना. एंड होप बिकॉज उम्मीद या होप मुझे लगता है प्लेज अ ह्यूज रोल इन हीलिंग. एंड आई बिलीव कि माई फर्स्ट जॉब एज अ थेरेपिस्ट इज़ टू फाइंड दैट space in your life where I can plant some hope, so that you can actually expect some healing to happen, और expect कि कुछ बेहतर हो सकता है, कि उम्मीद है कि हम बेहतर अपनी लाइफ को कर सकते हैं. सो इसी विचार के साथ वी होप को हमने शुरू किया है. नो, दैट्स इनक्रेडिबल. एंड आई थिंक मैंने और पढ़ा है आपके इस इनिशिएटिव के बारे में, and I'm really grateful that I connected with you and I got to know about this initiative, and hopefully we'll definitely connect more in terms of how together as a team we can start contributing it to the larger society, because मुझे ऐसा लगता है mental health सिर्फ एक segment of society के लिए नहीं है. When we talk about marginalized communities, उन तक तो मतलब इस चीज़ के बारे में बात ही नहीं हो रही है. उनके लिए तो मतलब there is no medium for them to express or maybe talk about it or understand it. Therefore हम ये बोलते हैं कि mental health एक development issue है. Whatever social issues पे आप काम कर रहे हैं, mental health should be integrated or should be a part of it, so that outcomes होलिस्टिक तरीके से निकल के आए फॉर द कम्युनिटीज एज वेल. आपको क्या लगता है कम्युनिटीज के साथ हम मेंटल हेल्थ पे लार्जर पर्सपेक्टिव में कैसे काम कर सकते हैं एज अ
therapist or as a expert on this? आई थिंक जैसे मैंने वी होप के बारे में बताया, तो आई वुड ऑल्सो लाइक टू ऐड दैट वी आर क्वियर अफर्मेटिव, विच इज़ अगेन अ मार्जिनलाइज्ड ग्रुप, है ना. तो हम थोड़ा सा अवेयरनेस के साथ शुरू करें कि जैसे आपने इतना खूबसूरत एक कंसल्टेशन अभी किया था महिला सुरक्षा संवाद, एंड स्काई सोशल भी एक बहुत अच्छा काम कर रहा है एंड इंटीग्रेटिंग मेंटल हेल्थ एस्पेक्ट, है ना. कि जो भी तरह तरह के प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो कुछ भी वर्क हो रहा है, उसमें हम बहुत ज़्यादा बात करते हैं फिज़िकल हेल्थ की, अबाउट डिफरेंट थिंग्स, मैटरनल हेल्थ एट्सेट्रा, रिप्रोडक्टिव हेल्थ. बट हमें समझना पड़ेगा कि हम मेंटल हेल्थ को किसी चीज़ से अलग कर ही नहीं सकते सृष्टि, बिकॉज भले ही आप एक एंटरप्रेन्योर हो, या आप एक IT प्रोफेशनल हैं, या आप एक होम मेकर हैं, या आप एक बच्चा हैं, या आप एक इंजीनियर हैं, आप किसी भी सेटिंग में चले जाओ, डील तो हम आखिरकार इंसानों के साथ ही कर रहे हैं. वी आर ऑल डीलिंग विथ ह्यूमन बिहेवियर. सो हाउ कैन वी लीव मेंटल हेल्थ आउट ऑफ एनी कॉन्टेक्स्ट, है ना. तो इसे तो हर जगह का पार्ट होना चाहिए, मतलब फ्रॉम IT to school sectors to our societies at large. This has to be a part of everything because human behavior is everywhere. Absolutely, and now we as an organization हम इसकी importance समझ रहे हैं. Yes. इसीलिए we are coming up with initiatives and programs जहाँ पे हम social issues को emotional resilience and mental health well-being के साथ connect करके communities के well-being पे काम करें, because you can't keep aside mental health and feel कि नहीं ठीक है, because even when we work on हम घरेलू हिंसा पे काम करते हैं, हम महिलाओं के साथ आप कैसे मेंटल हेल्थ की बात नहीं करेंगे व्हेन यू नो कि उनके पास एक्सेस नहीं है टू अ लॉट ऑफ दीज इंफॉर्मेशन थिंग्स. फॉर एग्जांपल, इफ माय मॉम वांट्स टू टेक थेरेपी, द फर्स्ट थिंग शी विल डू इज वो मेरे पास आएंगे एंड शी विल बी लाइक कि टेल मी अ गुड थेरेपिस्ट, और मे बी शी इज नॉट इवन अवेयर कि मैं किसी से बात कर सकती हूँ, सो आई कैन प्रॉबेबली हेल्प हर. सो कम्युनिटीज में भी आई फील कि आप कुछ ऐसे लोगों को तैयार कर सकते हैं जो लार्जर कम्युनिटीज में अवेयरनेस के साथ साथ लोगों को कनेक्ट करे टू दीज कॉन्वर्जेशंस एंड टू थेरेपी, हीलिंग इन व्हाटएवर बेसिक वे दे कैन. एंड आई थिंक इसमें एक और बात जो मेरे जहन में आई, बिकॉज यू स्पोक अबाउट हाउ योर मदर वुड गो अबाउट हर हीलिंग जर्नी. तो कि हम ना थेरेपी और मेंटल हेल्थ को एक बहुत कॉलोनियल वे में देख रहे हैं अभी तक, कि एक सेटअप होगा, इसमें जाके 1-to-1 ही बात होनी है. हम क्यों उन बाउंड्रीज में हैं, है ना. तो वन ऑफ द थिंग्स दैट आई एम लुकिंग एट डूइंग एंड आई एम डूइंग विथ माई ट्रेनिंग्स इज कि हम ग्लोबल एक्सपर्ट से तो सीखें जो हम कर ही रहे हैं, कि हम बेस्ट थेरेपिस्ट से सीखें, बट हम उसे लोकल भी बनाएं कि हमारी कम्युनिटीज़ में क्या काम करेगा, है ना. तो इट कैन बी समथिंग एज स्मॉल एज विमेन गैदरिंग टुगेदर एंड फ्रीली शेयरिंग देयर स्टोरीज ऑफ द डे, है ना. कि स्टोरी टेलिंग के थ्रू हम नैरेटिव्स बिल्ड कर रहे हैं. एक हम एक्सरसाइज कराते हैं जहाँ पे पीपल कम टुगेदर इन अ सर्कल एंड क्रिएट देयर ग्रुप हम, कि सब अपना हमिंग शुरू करते हैं और फिर एक रिदम साथ में बनाते हैं. build so much of that sense of belongingness, that sense of community. तो हम थेरेपी को भी ना अब एक बॉक्स में ना देखें, हम सोचें कि हमारे यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी को बढ़ाने के क्या तरीके हो सकते हैं. How can we bring people together, because any which way we live in a collectivistic society. So instead of cutting people off into their shells and telling them कि अपने अपने पे deal कर लो, we can also come together and create healing spaces. So that can also be a approach to make it more accessible. Absolutely, and therefore आपने clear कर दिया that healing can just not be like a one-to-one thing. आप अपने community ढूंढें, अपने जैसे लोग ढूंढें और वहाँ पे sharing करें, and it actually helps, because isolation में you can't really heal well. You need somebody to talk to, and I feel
रूरल कॉन्टेक्स्ट में ये बहुत अच्छे से काम करता है, जहाँ महिलाएं मिलती हैं, सत्संग करती हैं, घूमने जाती हैं, जो भी करती हैं, बट urban space में I think a lot more isolation is there. When I know that, maybe if I give an example that my mom might not have a group of, women or people जिनके साथ वो openly, easily share कर लें. Sometimes family is also not a very safe space. So then I think then it becomes like important for you to find the right person, or maybe that person who will not judge you and can take you through that process. So thank you for sharing that. And it was lovely having this conversation with you, Gargi. And I don't feel मैं आपके अलावा किसी और के साथ ये स्टार्ट कर सकती थी, बिकॉज अब हम साथ में भी काम करने वाले हैं, एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी अबाउट इट. और बिग थिंग्स एंड हम बहुत जल्द शेयर भी करेंगे कि हम साथ में क्या काम करने वाले हैं और कैसे मेंटल हेल्थ पे फोकस्ड प्रोग्राम्स अब हम लॉन्च करेंगे विद द कम्युनिटीज दैट वी आर गोइंग टू वर्क. So that's incredible. And before I think we end, I have 2 more questions. One is कि अगर जो ऑडियंस हमें आज देख रही है, अगर वो आपसे कनेक्ट करना चाहे या आप जैसे किसी थेरेपिस्ट से जुड़ना चाहें, तो क्या तरीके हो सकते हैं? हाउ कैन पीपल कनेक्ट विथ यू? एंड द लास्ट क्वेश्चन विल बी, बहुत कुछ हो रहा है आसपास. आई थिंक पिछले एक महीना हम सभी के लिए बहुत मुश्किल रहा है. बहुत गुस्सा है अंदर. देयर इज सो मच गोइंग ऑन अराउंड अस, सो मच ऑन सोशल मीडिया. पूरे टाइम आप पढ़ रहे हो, पूरे टाइम आप इमोशनल रोलर कोस्टर से गुजर रहे हैं. सो आप लिसनर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो शायद अभी इमोशनली हैवी फील कर रहे हैं या बहुत ओवरवेल्म्ड फील कर रहे हैं थ्रू दिस एंटायर थिंग दैट इज हैपनिंग इन आवर नेशन? राइट. सो मुझसे कनेक्ट करने के लिए हमारी वेबसाइट है, इंस्टाग्राम हैंडल है. आई थिंक हम सारे लिंक्स डाल सकते हैं इन द कैप्शन. अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको थेरेपी के लिए जाना है, वेरी वेलकम, लाइक इट्स अ वेरी वेलकमिंग स्टेप. आपको आजकल बहुत सारे पोर्टल्स मिल जाएंगे जो बहुत अफोर्डेबल एंड एक्सेसिबल वे में थेरेपी प्रोवाइड कर रहे हैं. एंड आपको यूजुअली ना थेरेपिस्ट के पास भी एक डेटाबेस मिल जाएगा. जैसे मैं एक थेरेपिस्ट हूँ, हमारा एक ग्रुप है भोपाल के थेरेपिस्ट्स का, या आप जिस भी शहर में हैं वहाँ पे हम श्योर कि एक कनेक्टिविटी होगी. और हमारे पास ऑल इंडिया बेसिस पे भी एक डेटाबेस हमने क्रिएट किया है, जिसमें कि हम उनकी स्पेशलिटी क्या है, किस पॉपुलेशन को वो देखते हैं, किन प्रॉब्लम्स से डील करते हैं, फ़ीस का रेंज क्या है, बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रख के हमने वो डेटाबेस बनाया है. तो आप किसी भी थेरेपिस्ट के पास जाकर भी पूछ सकते हैं हाउ टू access someone who suits your needs, because as I said, therapy is not like one size fits all. Also, अगर आप हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो एक जो मैसेज मैं दे सकती हूँ इसकी, हीलिंग पॉसिबल है, बहुत होप है, और अब तो बहुत रिसोर्सेज भी हैं. तो अगर आपने थेरेपी अभी तक ट्राई नहीं की है तो ज़रूर कीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा. इट कैन ऑल्सो बी अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस फॉर यू. अगर आप थेरेपी पे जाते हैं लेकिन रेगुलरली नहीं जा रहे हैं तो थोड़ा रेगुलर हो जाइए. और अगर आपने थेरेपी ट्राई की है बट हो सकता है कि आपके साथ थेरेपिस्ट का रैपो उतना अच्छा नहीं बना, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जैसे हम कभी कभी सेकंड ओपिनियंस लेते हैं, डॉक्टर्स के पास भी जाते हैं, या हम कहते हैं ना कि किसी की दवाई हमें ज़्यादा सूट होती है, किसी की कम होती है. तो थेरेपिस्ट के भी अलग अलग अप्रोचेस होते हैं. थेरेपिस्ट भी अलग अलग प्रॉब्लम्स के साथ डील करने के लिए स्पेशलाइज्ड होते हैं. देयर आर सो मेनी अप्रोचेस, है ना. जैसे एक आर्ट थेरेपी हो गया, या टॉक थेरेपी हो गया, CBT हो गया, ACT, देयर आर सो मेनी अप्रोचेस. So just because one therapist did not suit you well, don't give up on your healing journey. आप अपनी healing journey को continue रखिए. Please थोड़ा सा और try कीजिए, and हम सब आपके साथ हैं इस journey में. Thank you so much, Gargi. Thank you for having me. Thank you.